मेरे हो गया, लाइव हो गया जी। हाँ, यहाँ शायद हमको नहीं दिखा रहा है। हाँ, लाइव हो गया, आ गया, आने जी, लगा है। जी, जी, जी सर। जी, बिल्कुल। मैं अटूट बंधन की तरफ से आज प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। सर, आपका अभिवादन करती हूँ। दोस्त मित्रों, आप सबका भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम जो संवाद करेंगे उसकी गिरहें धीरे धीरे खुलेंगी। उसके पहले मैं शुरुआत करती हूँ जितेंद्र श्रीवास्तव जी के परिचय के साथ। उन्होंने कविताएं भी लिखी, आलोचनाएं भी लिखी और निरंतर वो सक्रिय हैं। प्रेमचंद जी एक जगह लिखते हैं कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी की जो बुनियाद है वो मिट्टी से के नीचे दबी हुई है। वो बेशक चाहे जितनी ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो मूल स्वर है, जो उनका मुखर स्वभाव है, वो मिट्टी पर ही है, जो मिट्टी से लद करके मिट्टी के ऊपर एक नया ढू या एक नया आकार बनाने का है। वो अपने कविता संग्रह में एक जगह वो लिखते हैं, धूप किताबों के ऊपर है या भीतर कहीं उसमें, कहना मुश्किल है इस समय मुश्किल है कहना कि किताबें नहा रही हैं धूप में या धूप किताबों में। पर यह देखना और महसूसना नहीं मुश्किल कि मुस्कुरा रही हैं किताबें धूप की तरह और धूप गरमा रही है किताबों की तरह। जब जितेंद्र जी यह लिखते हैं कि किताबें धूप में हैं या धूप किताबों में, तब वो एक नया बिंब गढ़ते हैं। एक तरफ कवि हृदय हैं, दूसरी तरफ आलोचक दृष्टि रखते हैं। कहा जाता है जो भारतीय मनीषी हैं वो तत्व दृष्टि जो होती है उनकी कविता की होती है, लेकिन जो आलोचक होता है सीपी में मोती चुनने का दिग्दृष्टा होता है। तो तत्व और दिग्दृष्ट दोनों स्वरूपों के साथ हमारे बीच जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनका छोटा सा परिचय आप लोगों के समक्ष जरूर देना चाहूंगी, जिससे आप लोग और बेहतर अवगत हो सकें। जो लोग नहीं जानते हैं, हालांकि जितेंद्र जी किसी भी तरह के अपरिचय नहीं रखते हैं, बल्कि उनका परिचय हर जगह है, हर तरफ है, हर विधा में है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के एक गांव सिलहटा में हुआ। आप कवि आलोचक दोनों हैं। आपकी बीए की पढ़ाई जो है गोरखपुर में हुई। उसके बाद जेएनयू से आपने एमफिल पीएचडी की डिग्री ली। प्रकाशित कृतियां हैं इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, बेटियां, उजास, कविता संग्रह, भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद, भारतीय राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुषकर्म, मर्म, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीव द्रव्य, कहानी का क्षितिज। ये आलोचना की आपकी किताबें हैं। आपको तमाम तरह के पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ही विजय देव नारायण शाही पुरस्कार से भी आप पुरस्कृत और सम्मानित हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार और डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान के साथ साथ परंपरा ऋतुराज सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। तो आप सब इसके अलावा जितेंद्र जी की निरंतर कविताएं, आलोचनाएं और आलेख अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। 100-200 से अधिक आलेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, मराठी और उर्दू के साथ साथ उड़िया और पंजाबी में भी अनुवादित किया गया है और प्रकाशित हुई हैं। जितेंद्र जी हमारे बीच हैं। सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल जब आप आलोचना और कविता दोनों की है, तो लेकिन जब हमारे बीच कवि हृदय है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका लेखन की तरफ झुकाव कैसे हुआ सर, और दोनों विधाओं में संतुलन कैसे करते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद
सुनीता जी, आपने बहुत विस्तार से परिचय भी बताया लोगों को और बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को रखा। मैं जिस परिवार से आता हूँ सुनीता जी, वो एक मध्यवर्गीय पढ़ा लिखा परिवार रहा है। बल्कि वहाँ दोनों तरह की चीज़ें थीं, किसान जीवन भी था वहाँ। मैं अपने ननिहाल में पला बढ़ा हूँ। मेरे नाना किसान थे और मेरी माँ उनकी इकलौती संतान है। तो मेरा बहुत सारा समय क्या, मतलब मेरी परवरिश ही नाना और नानी के पास हुई। और पूरा जो पढ़ने लिखने का परिवेश था वहाँ पर, नाना जो मेरे थे वो मानस के मर्मज्ञ थे, महाभारत के मर्मज्ञ थे। और बहुत सलीके से वो कविताओं को पढ़ते और पढ़ाते थे। मेरे पिता अ, भी इसी तरह से उर्दू फारसी के विद्वान रहे। हिंदी के तो थे ही, वो हिंदी के विद्वान थे। तो घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी, किताबें आती थी, पूरा घर किताबों से ही भरा रहा। अब भी वही है, वही पूंजी तब भी थी, आज भी है। तो एक जो परिवेश पढ़ने लिखने का था, माँ के गीत थे, नानी के गीत थे, जो लोकगीत गांव में थे, खेतों में जो लोकगीत मैं सुनता था, जो गायन होता था, जो गीत था, जो तमाम मनोरंजन के साधन के रूप में जो नौटंकी और तमाम तरह की चीजें आती थी, वहां भी कुछ न कुछ साहित्य कला का रूप दिखाई देता था। मुझे लगता है कहीं उसी के बीच से कविता मेरे भीतर आई। हो सकता है कि नानी के गीतों से आई हो, माँ के गीतों से आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इन सब का मिला जुला कोई असर रहा होगा, उस गांव का परिवेश रहा होगा कि मैं कविता की ओर मुड़ा। और सबसे सुखद यह रहा कि मेरे परिवार ने मेरा कवि होना स्वीकार किया, मुझे कविता की ओर बढ़ने दिया। सामान्यतः होता यह है कि मध्यवर्गीय परिवारों में जब बच्चे आज से 40 साल पहले इस तरह की हरकत करना शुरू करें तो लोग समझते थे बिगड़ने लगा है बच्चा। जी लेकिन बिल्कुल। मुझे ऐसा किसी ने नहीं समझा और मुझे कविताएं लिखने दी, प्रोत्साहित किया मेरे पिता ने, मेरे नाना ने, मेरी माँ ने, मेरी नानी ने। और जो कुछ लिख पाया अब तक वो सब आप लोगों के सामने है, आप लोग परिचित हैं उससे। जी, शायद लोक कलाओं की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि आपकी पुस्तक कायांतरण में कविता आपने लिखी है, लोकतंत्र में लोक कलाकार। जी बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल। कविता बहुत मार्मिक है। आखिर में आकर जो बात आप कहते हैं, मुझे लगता है उस बात का मैं कोट यहाँ पे कर दूं कि आपकी कविता को में लोक क्यों जिंदा है। आप लिखते हैं, अब वह समय आ गया है जब संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसका पालन भी सख्ती से, कि जब भी कोई जाए किसी लोक कलाकार के पास तो झुके उसी विनम्रता से जैसे लोग झुकते हैं इबादत गाहों में। बिल्कुल ये कविता बिल्कुल। बहुत लंबी है, लेकिन इस कविता में समाजशास्त्री भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, विशेषज्ञ भी आते हैं। तो शायद आपकी कविता में ही यह स्वर सुनाई देता है कि आप आलोचक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं, ये तय करना पाठकों का काम है। तो लेकिन कवि हूँ मैं, पाठकों को मूलतः बड़ा छोटा तो नहीं, कवि हूँ। सर, छोटा बड़ा तो कभी पाठक तय करेंगे, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मूलतः जो बात, जो स्वर यहाँ पे उठ रहे हैं उसके संदर्भ को देखा जाए तो यही है। आपके मैं अगले सवाल की तरफ आती हूँ। चूंकि कविता की बात शुरू हुई है तो आलोचना की बात बिल्कुल आनी चाहिए। आपकी दृष्टि में आलोचना क्या है सर? क्योंकि आपकी ने आलोचना पे काफी किताबें लिखी हैं और जी समकालीन जी जी जी। कविता की भी आलोचना की किताब है। तो आपकी दृष्टि में आलोचना क्या है? सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब देवी शंकर अवस्थी सम्मान मुझे मिला था जी कई साल पहले, तो वहां एक वक्तव्य देना होता है। उस वक्तव्य में भी मैंने ये कहा था कि आलोचना मेरे लिए विद्वत्ता के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि विद्वत्ता को अर्जित करने की पाठशाला है। मैं आलोचना में इसलिए नहीं आया कि मैं किसी तरह की विद्वत्ता का प्रदर्शन करूंगा वहां पर, इसलिए आया कि वहां बहुत कुछ ऐसा होगा जो मुझ में जुड़ जाएगा, तो इसलिए जी आया। दूसरा यह था कि साहित्य का विद्यार्थी हुआ, अकादमिक जीवन में आया, अध्यापक हुआ, और मुझे बराबर ये लगता है कि एक अध्यापक का ये दायित्व है कि वह सिर्फ पूर्व में जो लिखा जा चुका है उसी को न पढ़ाए। मतलब मैं आलोचना के संदर्भ में कह रहा हूं ये, जी जी कि किसी कविता के बारे में, कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में, साहित्य के बारे में पहले जो लिखा जा चुका है सिर्फ उसी पर आश्रित न रहे, बल्कि
स्वयं भी उसे संधान करना चाहिए नए रास्तों के बारे में, नई दृष्टियों के बारे में। और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा परिवेश मिला गोरखपुर में भी। जब मैं गोरखपुर में था उस दौर में वहाँ बड़े लोग थे, प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव थे वहाँ पर, जी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी थे वहाँ पर, रामदेव शुक्ल थे, गिरीश रस्तोगी थी, प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी थे, प्रोफेसर जी रामदेव शुक्ल थे, चितरंजन जी थे। मतलब बहुत सारे प्रोफेसर कृष्णचंद लाल थे। गोरखपुर का परिवेश मतलब बहुत संपन्न था। वहाँ का विश्वविद्यालय का विभाग भी और शहर भी। कपिल देव जी थे वहाँ पर, स्वप्निल श्रीवास्तव बगल में थे, रघुवंश मणि थे बगल में। तो एक बहुत समृद्ध परिवेश था गोरखपुर का। फिर जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ने आया तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तो अवसर ही अवसर थे। बड़े लोगों से के सानिध्य में वहाँ बैठने का अवसर मिला। प्रोफेसर जी केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर नामवर सिंह, इसके अलावा आज के दौर के बड़े आलोचक के रूप में लोग स्वीकृत हैं, प्रोफेसर वीर भारत तलवार, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। उन दिनों ये लोग नए शिक्षक थे हमारे, लेकिन क्या शिक्षक थे, क्या तैयारी करके ये लोग आते थे और पढ़ाते थे उन दिनों। तो वो सब कुछ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे आलोचक का ठीक ठीक निर्माण तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही हुआ। कुछ टिप्पणियां मैंने गोरखपुर के दिनों में लिखी होंगी, कुछ वक्तव्य भी मैंने उस दौर में दिए होंगे, लेकिन ठीक ठीक अगर आलोचना की राह पर बढ़ने का मामला है तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहते हुए ही संभव हुआ। और उस दौर में ही मैंने कुछ चीजें लिखी जो लोगों को पसंद आई और फिर उस दिशा में बढ़ता गया। तो कविता तो खैर मैं कह सकता हूं कि स्वभाव बस करता हूं। आलोचना जो है वो एक तरह से कह सकती हैं कि हमारा जो ये एक दायित्व की तरह है वो ना, वो जी एक अध्यापक के रूप में भी मेरा दायित्व है और एक कवि के रूप में भी जो मेरा दायित्व है, एक सामाजिक दायित्व भी है। तो आलोचना दायित्व के साथ है और कविता स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है। जी शायद आपकी वो कविता अजिताभ बाबू इसीलिए लिखी गई जी होगी जी जी, कि बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अजिताभ बाबू सिर्फ कवि नहीं है बल्कि आलोचक के एक दृष्टा की तरह सामने खड़े होते हैं और जी सवाल जवाब करते हैं। जी जी, वो खैर सही सर पात्र हैं। वो सही जी पात्र हैं, अजिताभ बाबू सही पात्र हैं। दिल्ली में ही रहते हैं, पहले दुबई में रह रहे थे, अब दिल्ली में है आजकल। जी जी और मुझे ध्यान आता है कि आपने एक कविता लिखी है रुद्रपुर अपने गांव के लिए और उसके बाद दूसरी कविता आप अपने नए संग्रह में लिखते हैं दिल्ली के लिए। अगर जी दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन को देखा जाए तो आप एक तरफ जमीन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो परिवेश उपभोक्तावादी या पुनरुत्थानवादी व्यवस्थाएं चल रही हैं या अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं उन दोनों को एक साथ अपने कविता में कहते हैं। तो कई बार लगता है कि आप कविता के माध्यम से आलोचना भी कर रहे हैं या यह देखने वाली बात होगी कि पाठक उसको आलोचना की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सर हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है कि आप कवि हृदय हैं, आलोचक दृष्टि रखते हैं, मौजूदा दौर की आलोचना पर आपका क्या नजरिया है? ये एक बहुत जटिल और कठिन सवाल है, क्योंकि जी जो ये सही है कि हमारे समय में आलोचना का स्वर मध्यम हुआ है। साहित्यिक आलोचना की बात मैं कह रहा हूँ। जी जो बड़े नाम रहे हैं उनमें से कई नाम तो अब हमारे बीच हैं नहीं। जी कुछ लोग हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी जैसे लोग अभी हैं जो लिख रहे हैं। और भी कई लोग हैं, विजय कुमार जी लिख रहे हैं, विजय बहादुर सिंह जी लिख रहे हैं, अजय तिवारी जी लिख रहे हैं, जी रघुवंश मणि जी लिख रहे हैं, कपिल देव जी लिख रहे हैं, बहुत नए नए, संजीव कुमार लिख रहे हैं, आशुतोष कुमार लिख रहे हैं, जी बजरंग बिहारी तिवारी लिख रहे हैं, किसी का नाम मृत्युंजय पांडे लिख रहे हैं, कमलेश वर्मा लिख हाँ रहे हैं, जी अरुण जी होता लिख रहे हैं, नलिन जी रंजन सिंह लिख रहे हैं, अनिल त्रिपाठी लिख रहे हैं। मतलब अगर आप प्रणय कृष्ण लिख रहे हैं और मतलब नाम छूटेंगे, क्षमा करेंगे अगर किसी का नाम छूटे। मैं नहीं किसी कोई नहीं, नाम का कोई इशू नहीं है, आगे मैंने कोई बात सूची नहीं जान। रखी है। मैं सिर्फ सहज ढंग से जितने नाम अभी तत्काल और भी याद आ जाएंगे तो मैं कहूंगा। जितेंद्र गुप्ता लिख रहे हैं बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी आलोचना लिख रहे हैं, कविता की भी, कहानी और उपन्यास की भी। और इसके अलावा वे लोग सैद्धांतिक काम भी कर रहे हैं, सैद्धांतिक काम भी कर रहे हैं। तो एकदम निराशा की स्थिति तो नहीं है, लेकिन यह सही है कि जिस ढंग से कहानियां, उपन्यास और कविताएं आ रही हैं, उस ढंग से आलोचना हमारे समय में संभव नहीं हो पा रही है। शायद उसका कारण सखा सखी भाव भी है।
एक तरफ कोई आलोचक आपको मिलेगा जो कहेगा कि देखिए मैं तो फलाने को मैंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप उसके वहां देखेंगे कि वो किसी बहुत कमजोर कवि या कथाकार की प्रशंसा कर रहा होगा। जी अगर आप में एक समान दृष्टि हो तब तो ठीक है कि आप एक समान वैचारिक आधार के साथ जाएं, आप चाहे वो आपका अत्यंत प्रिय मित्र हो या एक सामान्य परिचित हो या न भी हो, आप रचना से बातचीत कीजिए और रचना अगर आपको जो भी समझ में आता है कह दीजिए, तब तो आलोचना हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक कवि या कवित्री की तो हम भूरी भूरी प्रशंसा कर दें और उन्हीं तर्कों के आधार पर दूसरे की निंदा कर दें। ये हिंदी आलोचना में हालांकि पहले भी होता रहा है, लेकिन हमारे समय में ये बहुतायत में होने लगा है कि हम अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी अच्छी से अच्छी रचना को भी हम नापसंद कर देते हैं या हम उसे खारिज कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल हिंदी आलोचना को या दुनिया की किसी भी भाषा की आलोचना को इस प्रकृति से बचना चाहिए सुनीता जी। रचना से संवाद करना चाहिए। निजी दुश्मनी अपनी जगह है, कोई न पसंद करे किसी कवि को, न पसंद करे किसी कथाकार को, आलोचक को, लेकिन इसको कभी भी मूल्यांकन का आधार नहीं बनाना चाहिए, जो कि हमारे समय में बनने लगा है। हमारे समय में बनने लगा है कि जो मुझे पसंद है वो पसंद है साहब, मैं उसी पर लिखूंगा या लिखूंगी, आप कुछ भी कहते रहिए। कोई नहीं पसंद है तो तीर कमान लेके पीछे पड़ जाइए, हत्या कर दीजिए उसकी, जैसा कि आजकल मीडिया में हो रहा है कि किसी को भी पकड़ लीजिए और उसी में न्यायालय में बदल दीजिए। तो कई बार हिंदी आलोचना में भी कुछ लोग आलोचना को न्यायालय में बदलने की कोशिश करते हैं। आलोचना का काम न्यायालय चलाना नहीं है। आलोचना का काम तथ्यों को ठीक ढंग से रख करके सही भाष्य प्रस्तुत करने की कोशिश करना है, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टियों को सामने रखते हुए, उनको आधार बनाते हुए। जी, शायद गीत चतुर्वेदी जी इसी बात को, आपके इसी बात को ज्यादा क्लियर वो कर देते हैं कि हमारे हिंदी के जो आलोचक है वो आपस में मुर्गा लड़ाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं हमारा वाला ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा वाला कमजोर है। कहते हैं गीत, बेशक उन्होंने हास्य में कहा था, लेकिन वो चुभने वाली बात है कि हमारे आज के आलोचक क्या हैं। आप अपनी ही कविता में इस बात को भी कहते हैं, शायद मैं उसको आलोचना की दृष्टि से जब देखती हूँ, बहुत से संबंध और बहुत से मित्र जो छूट गए होते हैं आंकड़ों के गणित में, अचानक किसी दिन सिरहाने खड़े मिलते हैं। तो ये आपकी इस बात को ज्यादा आपकी कविता क्लियर कर देती है कि संबंधों के आधार पे आलोचना ना करें, बल्कि वो जब हम आलोचना की दृष्टि में जाएं तो वो हमारे मित्र की तरह हमारे सामने खड़े मिले। बिल्कुल यही होना चाहिए सुनीता जी कि कोई कवि जितेंद्र श्रीवास्तव को बहुत पसंद करता हो, लेकिन अगर उसे लगता है कि कविता में कहीं कोई स्फीति है, कहीं कोई लोच है, भले ही ना हो लोच, लेकिन अगर उसकी अपनी ईमानदार समझ ये कहती है, मैं ईमानदार समझ कह रहा हूं, तो उसको जरूर कहना चाहिए, उसको संकोच नहीं करना चाहिए। मूल चीज ईमानदारी का है सुनीता जी, कि कवि को जितना ईमानदार होना चाहिए, कथाकार को होना चाहिए, आलोचक को भी उतना ही ईमानदार होना चाहिए। वहां गणित वाला मामला नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी कविता में ये शब्द है जिसे मैं आलोचना से जोड़ के कह रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपके संग्रह से उसको याद किया है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपके कविता और आलोचना दोनों दृष्टि को लेकर है। आपकी एक पुस्तक है नए विमर्श और समकालीन कविता। पुस्तक के आलोक में पूछना चाहती हूँ कि नए विमर्श, वह भी कविता में, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सुनीता जी, जो पूरी किताब है वो विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता है, और मुख्य रूप से कुछ पृष्ठभूमि के अलावा यह 90 के बाद की कविता पर बात करने वाली किताब है ये। जी। इसमें कुछ तो हमने पृष्ठभूमि, इसमें हमने जो विमर्श को लिया है मुख्य रूप से जो एक मुख्य धारा की कविता है उसके कवियों को तो मैंने लिया है, रघुवीर सहाय हैं, केदारनाथ सिंह हैं, अशोक वाजपेयी हैं, और उससे लेकर एकदम बिल्कुल नए से नए कवि हैं, बिल्कुल नए से नए कवियों को मैंने लिया है, जिन्होंने मेरे साथ लिखना शुरू किया, जिन्होंने मेरे बाद लिखना शुरू किया, उनको भी मैंने उसमें लिया है। काफी मोटी किताब है वो। मैंने उसमें दलित विमर्श को केंद्र में रख करके कुछ लेख लिखे उस किताब में है। हीरा डोम की विरासत पर एक लंबा निबंध है उसमें, हिंदी की जो दलित कविता है उसका कैसे स्वरूप बना है उस पर है। स्त्री कविता को लेकर उसमें कई निबंध हैं, एकदम बिल्कुल आरंभिक दौर में ही उसमें हैं। तो मुख्य रूप से मैंने इन दो विमर्शों पर केंद्रित किया है, और एक मेरी स्थापना उसमें रही है उस किताब में, जिसे मैं यहाँ कहना चाहता हूँ
कि मेरा ये बराबर मानना रहता है कि कवि हो, आलोचक हो, सबकी एक वैचारिकी तो होती ही है, एक विचारधारा होती है, और उसके बिना ये चीज बनती नहीं है। लेकिन अच्छी कविता जो एक बहुत लंबे समय तक समझ बनी रही हिंदी में, हालांकि उससे संभव हुई है कि किसी खास विचारधारा से जुड़कर ही अच्छी कविता संभव होगी, यह नहीं मानना चाहिए। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको कि रघुवीर सहाय जीवन भर मार्क्सवाद के विरोधी रहे, वो लोहियावादी थे रघुवीर सहाय। लेकिन यह आप देखें, ये आश्चर्य की तरह देखें कि रघुवीर सहाय की कविताएं 2-3 मार्क्सवादी आलोचकों को छोड़ दें तो सभी मार्क्सवादी आलोचकों को बहुत प्रिय हैं, और हिंदी की दुनिया में बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि रघुवीर सहाय मार्क्सवादी थे। बहुत सारे अध्यापक पढ़ा देते हैं ये कह के कि रघुवीर सहाय मार्क्सवादी कवि थे, जबकि वो जीवन भर मार्क्सवाद के विरोधी रहे। लोहिया के विचारधारा में उनकी आस्था थी, लेकिन कविताएं उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। तो अगर मार्क्सवाद अच्छी कविता का आधार होता तो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, विजयदेव नारायण शाही, मलयज, ये सब अच्छी कविताएं नहीं लिख पाते। इन लोगों ने अच्छी कविताएं संभव की हैं। और ये बराबर ये एंगेल्स ने भी कहा है कि विचारधारा जो है वह तो कहीं मतलब घुली मिली रहनी चाहिए। और याद कीजिए कि फ्रांस में बालजाक की विचारधारा जो थी वो राजशाही के समर्थन की थी, लेकिन उन्होंने किसानों के की जब दुर्दशा देखी तो जो किताब लिखी, जो उपन्यास लिखा, वो किसानों के पक्ष में गया, राजशाही के विरोध में चला गया। तो मूल चीज ये है कि कवि को ईमानदार होना चाहिए अपने समय के प्रति, अपने समाज के प्रति, संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति उसे ईमानदार होना चाहिए। और इसके बाद जो कविता निकलेगी वह कोई भी दुनिया की ऐसी विचारधारा जो मनुष्यता के पक्ष में है वो उन कविताओं का स्वागत करेगी। ये मेरा क्या मानना है। ठीक है, आप किसी दल से जुड़े हो, वैचारिकी हो, अपनी जगह है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है कविता के लिए। तो विचारधारा के तौर पे मैंने इसको स्थापित किया, और स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को मैंने खास ध्यान में इस पुस्तक में रखा था कि उसको दृष्टि में रख करके बने। और मुझे ठीक लगा कि लोगों ने स्वागत भी किया था इस पुस्तक का, भी करते हैं, अभी इस किताब को लोग पढ़ते हैं। जी, मुझे लगता है उसका पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए। अब चूंकि यह जो समय है जेंडर डिस्कोर्स का विस्फोट का समय चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अब किताब का पुनर्पाठ होगा तो मुझे लगता है कि जेंडर डिस्कोर्स और जो कास्टिज्म डिस्कोर्स चल रहा है उसकी भी कई चीजें उसमें सूत्र के रूप में मिलेंगी हमें। बिल्कुल, उसमें सुनीता जी अब तो सब चल चुका है, लेकिन आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने एक पद दिया था कि स्त्रीवाद ने और या स्त्री विमर्श ने हिंदी समाज को साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र दिया है। ये मैं इसका श्रेय लेना चाहूंगा कि ये पद मैंने बनाया था पहली बार। जी, और आपने अपने कविता संग्रह कायांतरण में परवीन बावी के माध्यम से इस बात को कहा भी है कि कहना मुश्किल है वह एक आत्मीय टिप्पणी थी या रस्म अदायगी थी। तो दरअसल जो डिस्कोर्स चल रहे हैं, क्या वह आत्मीय डिस्कोर्स चल रहे हैं, जमीनी डिस्कोर्स हैं, या फिर आत्मा लाभ का एक टीआरपी लेने का ट्रेंड की तरह है, यह भी देखना पड़ेगा। आपकी उस कविता से वो बातें और खुल जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। नहीं, ये है सुनीता जी कि इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग आए हैं, इस डिस्कोर्स में बहुत सारे ईमानदार लोग शामिल हैं, स्त्रियां तो शामिल हैं ही, जो नए पुरुष हैं वो भी शामिल हुए हैं ईमानदारी से, लेकिन बहुत सारे बेईमान लोग भी शामिल हैं। और समय के साथ ये तय हो जाएगा, क्योंकि इन सब डिस्कोर्स में बेईमान आदमी के लिए रहना बहुत दिन तक संभव नहीं है। इसमें वही रह सकता है जो सचमुच जिसकी कैथारसिस हो गई है, जिसका विरेचन हो गया है, और जो भीतर से अपने को बदल चुका है, वही इन चीजों में रह सकता है, वरना तो भाग खड़े होंगे। जी सर, अगला सवाल इसी समकालीन से जुड़ा हुआ है। आपकी नजर में समकालीन कविता का वृत्तांत कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि समकाल सन 60 के बाद से लेकर अभी तक चला आ रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसका कारण क्या है? सन 60 के बाद से अब तक का मामला ये हुआ सुनीता जी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन या दुनिया भर में जो इतिहास लेखन रहा है उसकी एक समस्या रही है कि आप अपने पीछे से समय का मूल्यांकन तो कर लेते हैं, उसका एक विभाजन भी कर लेते हैं। आप अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में भी देखेंगी, उर्दू साहित्य के इतिहास में भी देखेंगी, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी देखेंगे, या किसी और में भी देखेंगे, तो पिछला विभाजन तो बहुत सलीके से हो जाता है
एक हद तक वो वैज्ञानिक भी दिखाई देता है, लेकिन अपने समय और ठीक अपने पहले वाले समय का मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। यही कारण है कि बीच में तरह तरह के कविता का आंदोलन, जनवादी कविता, समानांतर कविता, पता नहीं कई तरह के आंदोलन आए, लेकिन कोई एक नाम स्वीकृत नहीं हो सका, या एक इनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिल सका इन नामों को। तो आलोचकों ने या तो साठोत्तरी कविता शब्द चलाया या समकालीन कविता चलाया। आपको याद होगा पिछले एक दो व्याख्यानों में मैंने बहुत विस्तार से समकालीन कविता पर बात करते हुए बताने की भी कोशिश, इसीलिए मैंने यह सवाल रखा सर कि ताकि और भी लोगों को पता चले। कई तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक साथ कई तरह की प्रवृत्तियां, ऐसा भी नहीं कि वो एक खास ढंग की ही प्रवृत्ति के साथ जा रही हो। भाई समकालीन कविता में कला के आग्रही लोग भी हैं, एकदम वे लोग हैं जो जन पक्षधर कविता को ही कविता मानते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मध्यम मार्गी लोग हैं। तो कई तरह के लोग शामिल हैं। बल्कि उसी व्याख्यान में मैंने यह भी कहा कि मैं जब समकालीन कविता की बात करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि सिर्फ मुक्त छंद की कविता को ही समकालीन कविता के दायरे में नहीं रखना चाहिए, उसमें गीत को, गजलों को भी रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी हमारा समय व्यक्त होता है, वो भी कविता का हिस्सा है। बहुत ज्यादा मतलब बंटवारा करके हम समकालीन कविता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये सही है कि उसका अधिकांश जो है वो मुक्त छंद की कविता ही घेरती है, और उसमें है मामला उसका। जी तो हाँ, बताऊं तो बहुत बड़ा है और लंबा चौड़ा है मामला। जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि एक तरफ आप देखेंगे कि अगर वैचारिक आधारों पर देखें तो लोहिया से प्रभावित लोग हैं, गांधी जी से प्रभावित लोग हैं, बाबा साहेब अंबेडकर से प्रभावित लोग हैं, मार्क्स से प्रभावित लोग हैं। मतलब एक इतने तो मैं मतलब मेजर नाम है। स्त्री विमर्श आया है जिसमें स्त्री विमर्श के जो मूल्य हैं उनसे प्रभावित कवि और कथाकार दोनों तरफ हैं। तो एक कोई मतलब सुनिश्चित ढांचा बना पाना किसी भी आलोचक के लिए आज की तारीख में मुश्किल है। और आपका सवाल सही है कि विचार किया जाना चाहिए अब कि 60 वर्ष की कविता को हम एक ढंग से न पढ़ें और पढ़ाएं। विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल होती है, पाठकों को बहुत मुश्किलें आती हैं, अध्यापकों को भी मुश्किलें आती हैं। तो थोड़ा इसका हम लोगों को मतलब इस पर गंभीरता से विचार और विश्लेषण करने की जरूरत है। हाँ, तो आपकी वो कविता मैं थोड़ा सा उसका अंश जरूर साझा कर दूं ताकि ये बात और खुल जाए। लोकतंत्र का समकालीन प्रमेय। कल अचानक मिले रुद्रपुर में जग प्रवेश, मेरे बाल सखा। अगली लाइन है, धधक कर मिले जग प्रवेश, खूब हंसे हमारे मन, हमने याद किया अपने शिक्षकों और सहपाठियों को, हाल चाल लिया एक दूसरे के परिवार का और खूब प्रसन्न हुए इस बात पर कि दोनों पिता हैं दो बेटियों के। आपने बेटियों पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं सर। मैं अगला सवाल आलोचना से थोड़ा सा दूसरे साइड में आकर के एक सवाल आपसे जानना पूछती हूँ। कविता लेखन में कल और आज में जो कविता, चूंकि विषय वही चल रहा है, आज की कविता में क्या अंतर आप देखते हैं? जैसे कि आज के कवि ऐसा क्या रच पा रहे हैं जो जन जन की आवाज बन सके? कविता बहुत लिखी जा रही है लेकिन जन जन की आवाज या बड़ा आंदोलन खड़ा करने में कामयाब नहीं हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सुनीता जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और समय समय पर होता रहा है, और इस तरह के प्रश्नों के उत्तरों पर विवाद भी होते रहे हैं। बहुत पहले केदारनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कविता क्रांति नहीं कर सकती, तो इसको लेके लोगों ने बहुत हल्ला मचा दिया था कि कविता क्रांति क्यों नहीं कर सकती। बाद में लोगों की समझ में आया कि क्रांति बहुत सारी चीजों से मिलकर होती है, एक कोई अकेली चीज क्रांति संभव नहीं कर सकती। जो बहुत सारी चीजें होती हैं, कविता उनमें से एक चीज है। तो इसलिए यह उम्मीद करना कि सिर्फ कविता क्रांति कर देगी, नहीं संभव है। उसका मतलब 5% है वो, मतलब 100% को अगर आप अलग अलग 5-5% में बांटिए तो उसमें से 5% हिस्सा जो है वो कविता है। एक माहौल बनाती है कविता। कविता बड़ा काम कर सकती है। भक्ति आंदोलन में कविता ने भारत में ही बड़ा काम किया, स्वाधीनता आंदोलन में कविता ने बड़ा काम किया। इसलिए कविता की क्षमता पर तो कोई संदेह नहीं है। कविता बदल सकती है लोगों के चित्त को, लोगों के विचार प्रवाह को बदल सकती है, और
व्यापक जन समुदाय से जोड़ सकती है। ये 90 के बाद के समय में ये सही है कि बहुत तरह के सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न खड़े हुए हैं, बहुत सारे पहलू आए हैं, लेकिन यह भी सही है कि इसमें कविता की 2-3 धाराएं 90 के बाद आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ आपको अंबेडकरवादी कविता दिखाई देगी आपको, जहां पर जातिगत संरचना का प्रत्याख्यान है, पूरी तरह से जातिगत संरचना का प्रत्याख्यान है, उसका विलोम रचने की कोशिश है, जो कि 90 के बाद विशेष तौर पर दिखाई देती है। स्त्री विमर्श के आधार पर जो कवित्रियां आई और कुछ पुरुष कवियों ने भी जो कविताएं लिखी, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज की आकांक्षा में लिखी गई जहां पर एक लैंगिक समानता वास्तविक रूप में होगी, सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो आप पीछे कह रही थी अभी अपने टिप्पणी में आप कह रही थी, तो वो भी एक आकांक्षा दिखाई देती है। और एक जो मध्यम ढंग से चलने वाली कविता है, जिसमें अपने समय की राजनीति की आलोचना, अपने समय के तमाम पहलुओं की आलोचना या स्वीकृति पर लिखी गई कविताएं होती हैं, कुछ सनातन विषयों पर लिखी गई कविताएं होती हैं, वो सब लगातार चलता रहा है। लेकिन यह सही है कि ऐसा कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो पाया है कि कवि एकदम अपने हरबा हथियारों के साथ आ जाएं, जैसे स्वाधीनता आंदोलन में आ गए थे, जैसे एक आध और आंदोलन जब हुए थे भारत में तब आए थे, या भक्ति आंदोलन के दौर में आ गए थे, तो उस तरह से तो कोई एकीकरण संभव नहीं है कवियों का, सब अलग अलग स्वर में हैं। सुख सिर्फ इतना है कि अधिकतर कवि अभी भी सत्ता के विपक्ष में रहना पसंद करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। कोई भी कवि जब तक सत्ता से गलबहियां न करे तब तक वो अच्छा कवि बना रहता है, उसमें संभावना बनी रहती है। जिस दिन अच्छा से अच्छा कवि भी सत्ता की ओर जाने लगता है या चला जाता है, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको मैं बताऊं कि वो कितना बड़ा दुख रहा होगा। श्रीकांत वर्मा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। श्रीकांत वर्मा जो कांग्रेस में महासचिव हुए, सांसद रहे, श्रीकांत वर्मा जब कांग्रेस की तरफ चले गए थे तो एक तरह से उनका कभी कहीं ना कहीं भीतर भीतर घुटने लगा था, और अंततः एक तरह का विस्फोट हुआ मगध में। वो उसके बाद जीवित नहीं रह सके श्रीकांत जी, नहीं तो न जाने राजनीति में क्या होता, वो रह पाते कि नहीं रह पाते कांग्रेस पार्टी में या उस समय की राजनीति में। लेकिन अंततः उनके भीतर के कवि की जीत हुई और मगध जैसी एक अनूठी अविस्मरणीय कृति हिंदी को मिली। तो सदा से केदारनाथ सिंह की एक कविता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि सदियां बीत गई महाकवि, लेकिन कवियों की सीकरी से कभी कोई पटरी नहीं बैठी। सीकरी माने सत्ता का केंद्र जो है, कवियों की कभी सीकरी से बनी नहीं, अगर बनने भी लगती है तो बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ कह देते हैं स्वभाव बस। तो ये है, ये चीजें रहती हैं। तो कोई मतलब एक स्वर विद्रोह का तो नहीं है, कई कई स्वर हैं और उन स्वरों में विद्रोह भी है और सामंजस्य की धुन भी है। जैसे मैं स्त्री कविता के बारे में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्त्री जो स्त्री कवि हैं वो सिर्फ विद्रोह नहीं कर रही हैं, वो लगातार एक सुंदर समाज का स्वप्न भी दे रही हैं। तो एक कवि का दायित्व भी होता है कि वो सिर्फ तोड़े नहीं, जोड़े भी, बनाए भी। सिर्फ तोड़ने वाला बड़ा कवि नहीं हो सकता, उसको कोई ना कोई मॉडल को प्रस्तावित करना पड़ता है। जी, तो जैसे आप कहते हैं कि जनतंत्र में जनता, जी बिल्कुल, आपने लिखा है जनतंत्र में जनता। मैं उसकी पंक्तियां न सुना करके मैं एक दूसरी चीज की तरफ आती हूँ। आज के जो, चूंकि अभी जो विषय जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, आज पुनरुत्थानवादी जो ताकतें हैं, जातिगत विद्वेष है, धार्मिक कठमुल्लापन है, मनुष्य विरोधी बहती राजनीतिक बयार है, कसता हुआ उपभोक्तावादी शिकंजा, ये सारी चीजों के बावजूद हर बुद्धिजीवी की रोज रोज कहीं ना कहीं टकराहट होती है। तब मुझे लगता है कि मुझे यह सवाल पूछ लेना चाहिए कि आपके नए संग्रह में एक कविता है जिसका शीर्षक है दिल्ली में एक दिन भर जाना भीतर तक।
के जी बारे में अनुभव साझा करें, क्योंकि ऐसा ही कुछ अनुभव आप रुद्रपुर को लेकर के आप पुराने संग्रह में लिखते हैं, कायांतरण में, जो 2011-12 में आती है, और आप 2020 में इस बात को दिल्ली को केंद्र में रख करके लिखते हैं। तो इसके जो उपजने, इस कविता के उपजने का केंद्रीय भावभूत क्या है, उसके बारे में आप साझा करें। बिल्कुल सुनीता जी, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो बहुत मोटे तौर पर यह कविता एक निजी प्रसंग की कविता है, ये एक निजी प्रसंग की कविता है। लेकिन जाहिर है कि कविता सिर्फ ऐसे निजी प्रसंग से पैदा नहीं होती है। जो आ, एक अजनबीपन बहुत तेजी से महानगरों में आया है, जो अकेलापन महानगरों में आया है, संबंधों में जो रीतापन बहुत तेजी से फैलने लगा है महानगरों में, कहीं ना कहीं एक मनुष्य के तौर पर भी, एक कवि के तौर पर भी वो मुझे परेशान करता रहा है। और मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, बहुत स्पष्ट रहता हूं, मतलब छिपा करके नहीं रह पाता। तो जो भाव रहते हैं, शायद वो कवि होने के नाते ये होता है कि कवि होने के नाते ये चीज स्पष्ट हो ही जाती है। नहीं कोई चीज पसंद है तो भी चेहरे पे दिख जाता है, पसंद है तो भी चेहरे पे दिख जाता है कि ये चीज ऐसे हो रही है। तो वो कविता मूल रूप से जो रागात्मकता बहुत तेजी से महानगरों में खत्म हो रही है, और अब तो छोटे कस्बों में भी खत्म होने लगी है सुनीता जी, उस रागात्मकता की स्मृति की भी कविता है वो। और कहीं ना कहीं अगर वो बच जाए, इस आकांक्षा की भी कविता है वो कि ऐसी रागात्मकता बच जानी चाहिए। क्योंकि अगर राग नहीं रहेगा तो सारे संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे, सारे सुख बेकार हो जाते हैं। राग अगर मनुष्य के बीच है, दो लोगों के बीच अगर राग है, तो अभाव में भी जीवन कट जाता है, मित्रताएं कट जाती हैं, जीवन कट जाता है। लेकिन राग ना हो तो सब बिखर जाता है। तो मूलतः समाज में जो राग विलुप्त हो रहा है, मानुष राग बल्कि उसको कह सकती हैं आप, जो मानुष राग विलुप्त हो रहा है, मेरी एक कविता भी है इसी शीर्षक की, कायांतरण में ही है वो। तो जी जी, ध्यान है। जो मानुष राग विलुप्त हो रहा है, उसके दुख से उपजी कविता है ये, जिसमें मेरे गांव के वृद्ध चंद गुप्ता जी का स्मरण है कि वो आए और कैसे बचपन को याद किया, कैसे बदलते गांवों को भी हमने याद किया है उसमें। आप देखें कि सिर्फ दिल्ली का अकेलापन नहीं है, उसमें जो छोटे छोटे गांव जो आप कह रही थी कि तमाम मतलब उसके पीछे राजनीतिक कारण है, जातिगत कारण है, वर्चस्व के कारण है, मतलब कई कारणों से गांवों में भी अब प्रेम जैसी कोई चीज रह नहीं गई है। वहां अब लोग एक एक कट्ठे के लिए कत्ल कर देते हैं लोग, अब गांव में खून हो जाता है, थोड़ी सी जमीन के लिए खून खराबा हो जाता है गांव में। जी, शायद टेक्नोलॉजी के रास्ते हम निर्मम भी हुए हैं, यह कह सकते हैं। बिल्कुल शायद बिल्कुल। इसी बात को नूतन डिमरी गैरोला जी अपने संग्रह में भी लिखती हैं कि गांव के रास्ते से जो आदमी महानगर की तरफ गया था, वो महानगर से जा करके महानगर का नहीं हुआ और ना ही गांव का रह गया, बल्कि वो रास्ते में ही खत्म हो गया। तो बिल्कुल ये सही है। चीजें भी हो रही कि टेक्नोलॉजी के रास्ते कहीं ना कहीं हम निर्मम भी हुए। और अपने इसी कविता में आप आखिर में लिखते हैं, सुनकर मुस्कुराई मेरी बेटियां, मैं भी मुस्कुराया भीतर ही भीतर बहुत दिनों बाद, मैंने खुद को पाया भरा भरा बहुत दिनों बाद, किसी के जाने पर घर खाली खाली लगा। सर, आप बेटियों पे बहुत कविताएं लिखते हैं, बेटियां संग्रह भी है आपका। लेकिन मैं सवाल बेटियों पे नहीं कर रही हूँ, मैं आखिर में उस पर जरूर सवाल करूंगी, क्योंकि यह जरूरी है। आपकी कविताओं में विविधता है। आप अपने कवि कर्म में किस संग्रह को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं? ये मुश्किल सवाल है। देखें, जब जो संग्रह आया तब वो उतना ही अच्छा लगा। जब हम अभी जो लोग आए हैं, बहुत सुखद स्थिति है कि अब लोग कुछ कविताएं लिखते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, और पता चलता है कि साल डेढ़ साल में एक संग्रह का कवर लगा देते हैं वो लोग कि उनका संग्रह आ गया, और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब। लेकिन मेरी पीढ़ी तक, मुझसे पहले तो और भी कष्ट था, मेरी पीढ़ी तक के कवियों को यह सुख अर्जित नहीं था। लंबी अवधि बीतने के बाद हम लोगों के संग्रह छपते थे, लगभग 10 वर्ष लगातार छपने के बाद इन दिनों हालचाल नाम की मेरी पुस्तिका छपी थी 26 कविताओं की। हालांकि बहुत स्वागत हुआ था उसका, उसका बड़ा फायदा भी होता था कि लोग उसको रिसीव करते थे, और महत्वपूर्ण आलोचकों ने उस पतली सी पुस्तिका को, 36 पेज की पुस्तिका को, जिसमें 26 कविताएं थी, सोन चिरई कविता थी उसमें, और भी कई कविताएं थी उसमें,
उनको मिला। तो 10 साल बाद जब वो पुस्तिका आई इलाहाबाद से, कथ्यरूप पत्रिका ने उसको प्रकाशित किया था, मेरी पुस्तिका और श्री प्रकाश शुक्ल की पुस्तिका एक ही दिन आई। अब वो नहीं है, लोग उनको कम याद करते हैं। बहुत अच्छे संपादक थे अनिल श्रीवास्तव जी। कथ्यरूप निकाला उन्होंने और कई पत्रिकाएं निकाली उन्होंने, और खुद बहुत अच्छे कवि और नाटककार थे वो। कहानियां भी लिखी उन्होंने। तो उन्होंने शिरीष मौर्य की पुस्तिका छापी, निलय उपाध्याय की पुस्तिका छापी। मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 1 दर्जन कवियों के पहले संग्रह को छापने का श्रेय अनिल जी को जाता है। और बहुत कम बोलते थे, पत्र लिखते थे कि अब हम छापना चाहते हैं। तो जब वो पुस्तिका आई तो कह लीजिए कि पांव जमीन पर नहीं थे, बहुत अच्छा लगा। महीनों तक हम उसको हाथ में ले लेके देखते थे कि ये लगता था कि अपनी किताब है, इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब अनभय कथा नाम का संग्रह आया तो जाहिर है कि उसमें ज्यादा कविताएं थी, 62 कविताएं थी, और बहुत मतलब दूर तक वो पहुंचा। बहुत सारे ये पुरस्कार वगैरह भी उस संग्रह पर मिले, तो वो बहुत अच्छा लगा। मतलब जब जो संग्रह आया अच्छा लगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्रमशः मैंने ये कोशिश की कि मेरा जो नया संग्रह हो वो वैचारिक रूप से भी और कला की दृष्टि से भी अगले कदम के रूप में हो। इस दृष्टि से देखें तो मेरे लगभग सभी संग्रह मेरी विकास यात्रा को बताते हुए संग्रह है। कायांतरण मुझे बहुत पसंद है, अपना संग्रह। उसमें राजनीतिक कविताएं बहुत हैं। मतलब एक तरह से मेरे बारे में मित्रों का, आलोचकों का ये मानना था कि मैं राजनीतिक कविताएं कम लिखता हूँ। राजनीतिक चेतना की कविताएं तो लिखता हूँ, लेकिन सीधे सीधे राजनीतिक कविताएं नहीं लिखता। तो कायांतरण एक तरह से उसका जवाब भी था। उसमें मुझे लगता है 49 कविताएं हैं, और 2-4 कविताओं को छोड़ दीजिए तो सब राजनीतिक कविताएं हैं उसमें। और सीधे सीधे पॉलिटिकल एंगल की ही कविताएं मुझे भी पसंद है कायांतरण। कुल तो मिलाकर के आप यह नहीं कह पा रहे हैं कि किस संग्रह को मैं तवज्जो दूं, या बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। अब सूरज को अंगूठा आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटियां संग्रह मुझे अलग कारणों से बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये सब है इसी तरह। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दाम्पत्य प्रेम की कविताओं का संग्रह है मेरा। और हिंदी में कुल 2 ही संग्रह है दाम्पत्य प्रेम की कविताओं के। एक केदारनाथ अग्रवाल का संग्रह है, एक मेरा संग्रह है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ जोड़ पाया मैं हिंदी कविता में। जी। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल है, आज के दौर में जब प्रकाशक कहते हैं कि कविता की किताब नहीं बिकती, आप इसे कैसे देखते हैं? आने वाले समय में कविता विधा क्या इस छोछेपन में लुप्त हो जाएगी, या फिर फेसबुक की शोभा बनती रहेगी, आम पाठक तक किताब किसी रूप में पहुंच पाएगी? क्योंकि अक्सर यह बात कही जाती है, क्योंकि कविता सबसे ज्यादा लिखी जाती है, लेकिन प्रकाशकों का रोना हमेशा यही रहता है कि कविता की किताब नहीं बिकती है, बावजूद कविता लिखी जा रही है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में सुनीता जी ये कहूं कि हिंदी के एक नए प्रकाशक हैं, स्वयं आलोचक हैं, अमिताभ राय। सेतु प्रकाशन चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि कविता की ही किताबें बिकती हैं। हाँ, उन्होंने मेले में ये कही थी, हमें भी याद है। कविता की ही किताबें बिकती हैं। और इधर उन्होंने जितनी किताबें छापी हैं, बहुत सुंदर सुंदर किताबें छापी हैं। मेरा भी उजास नाम का संग्रह छापा है उन्होंने। और कहता है, और मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि अगर कविता की किताबें नहीं बिकती तो सूरज को अंगूठा पिछले दिनों छपा है, और मुझे केरल से, गुवाहाटी से, कई जगहों से लोगों ने फोन किया कि सर हमने अमेजन से मंगा लिया है, कैसे मंगा लिया है। तो लोग कविताएं पढ़ते हैं। सुनीता जी, किसी भी कालखंड में ऐसा नहीं हुआ कि साहित्यिक कृतियों को बड़ी संख्या में लोग खरीदें। वो एक सुनिश्चित पाठक वर्ग ही होता रहा है उनका, और अब भी कविता का पाठक है। और मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कविता के पाठक रहेंगे, कविता की किताबें भी रहेंगी, फेसबुक पर भी कविताएं आएंगी, वहां पर भी लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। अब तो बड़े बड़े कवि भी फेसबुक पर अपनी कविताएं लगाने लगे हैं। पहले लोग कहते थे कि फेसबुक बस ऐसी ही चीज है, ऐसी ही चीज है, लेकिन फेसबुक पर लगा रहे हैं। बस एक कष्ट जरूर है लोगों का कि अगर आप एक तस्वीर लगाइए फेसबुक पर तो तुरंत 400-500 लाइक और सैकड़ा कमेंट आ जाएंगे उस पर। कविता लगाइए तो मुश्किल से लोग रुकते हैं वहां पर। यह एक थोड़ा अवरोधक तत्व है, लेकिन जो लोग रुकते हैं वो गंभीरता से रुकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर 100 लोग भी वहां रुकते हैं तो ये कम बात थोड़े है कि ये कविता 100 लोगों तक गई। उन 100 लोगों ने 100 लोगों से जिक्र किया होगा कविता का, तो उसका विस्तार होता चला जाता है। तो कविता
थी, कविता है, कविता रहेगी, किताबें भी बिकेंगी और बिकती हैं। प्रकाशक अपनी गणित से कहते हैं, कवि अपनी गणित से कहते हैं। कुल मिलाकर के एक यह जो उक्ति है वो एक धंधेबाज का शब्द है। शायद इसी रास्ते से प्रकाशक अपना धंधा भी कर लेते हैं और लेखक को दुखी भी कर लेते हैं, दोनों चीजें एक साथ साध लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब मैं बिल्कुल इस संदर्भ को जोड़ती हूँ तो मुझे याद आता है कि पोएट्स ऑफ मदरहुड के नाम से जानी जाती हैं बालमणि अम्मा शायद। हाँ जी तो जी। बालमणि अम्मा जो कि महादेवी वर्मा के बाद पैदा होती है, महादेवी वर्मा 1907 में पैदा होती हैं और जी बालमणि अम्मा जो हैं वो 1909 में पैदा होती हैं। जी उनकी एक कविता से इस कोट को मैं पूरा करना चाहूंगी। तुम्हारी दादी जानती हैं कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, मनुष्य के भीतर सब कुछ सदा के लिए रहता है। मेरे बूढ़े दिल में इतनी समृद्धि है कि अब भी तुम्हारे हाथ उसके साथ ढो सकेंगे इस कविता के मुख्य स्वर को। तो शायद वो उन्होंने सही कहा था कि इतनी पुरानी बात उन्होंने कही कि कविता पे चाहे जितना सवाल खड़ा हो जाए, लेकिन हर लेखक हमने देखा है जब भी जीवनी पढ़िए, उनका परिचय पढ़िए या साक्षात्कार लेती हूँ तो सबसे पहला उत्तर यही आता है कि मेरे लेखन की शुरुआत कविताओं के चंद पंक्तियों से हुई थी या आंसू कवि के तौर पे हुई थी। तो कविता के किताब न बिकने वाली जो बात है कुल मिलाकर के झूठी है। बिल्कुल आज बिल्कुल प्रूफ मैं भी हो बताऊं। गया, अमिताभ जी ने तो प्रूफ भी कर दिया सेतु जी प्रकाशन के माध्यम से बिल्कुल कि बिल्कुल कविता की बिल्कुल किताब ही बिल्कुल। बिकती देखिए हैं। ममता जी कह रही हैं, ममता कालिया जी कह रही हैं इसमें कि कविता जीवन और साहित्य की एक रास्ता तोड़ती है, और ममता जी ने स्वयं कविता कविताओं से से ही शुरुआत की शुरुआत थी, की। और बहुत अच्छी कवित्री हैं वो, कथाकार तो बड़ी हैं ही वो। और ललित मोहन जोशी जी ने भी एक सवाल किया था कि वो कविता की सवाल कर परिभाषा क्या है, तो वो बाद में हम ले लेंगे सवाल, हाँ कर लेंगे। मैं सवाल लूंगी। मैं जरा अपना अगला जी सवाल कर लूं। जी जी सवाल जी हम उन जी सभी के सवाल लेंगे जो महत्वपूर्ण, जो भी जी जी किसी के भी जी जी सवाल होंगे। जी अब हम पुनः अपने दूसरे विषय की तरफ आते हैं। कविता से, संग्रह से बाहर निकल करके वापस हम आलोचना की तरफ आते हैं। जी 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 जी। आलोचना के संदर्भ में जब भी कहीं संवाद या व्याख्यान होता है तो अक्सर यह सुनने को मिलता है कि उपरोक्त आलोचक अकादमिक है और उपरोक्त गैर अकादमिक है। क्या आलोचना कर्म का विभाजन अकादमिक या गैर अकादमिक करना उचित है? थोड़ा सुनीता जी, हाँ इसका ये उत्तर बहुत जरूरी है इसका। आप जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हिंदी में लंबे समय तक इसको लोग कहते रहे कि प्राध्यापकीय आलोचना है, और एक को सर्जनात्मक आलोचना मानते रहे हैं। जी ठीक है कि प्राध्यापकीय आलोचना होती रही है, वो विद्यार्थियों के काम आती रही है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, एक कवि के तौर पर भी, एक आलोचक के तौर पर भी, और एक शिक्षक के तौर पर भी, कि जी किसी भी आलोचना की अंतिम जगह अकादमिक जीवन ही है। जी विश्वविद्यालयों में ही आलोचना आ, अपना एक तरह से कहिए कि अपने को सुरक्षित पाती है और वहीं पनपती है। आप दुनिया भर के आलोचकों को याद कीजिए, आपको बहुत थोड़े से नाम मिलेंगे जो अकादमिक जीवन में नहीं थे आलोचक, वरना आपको किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्ति मिलेंगे, आपको किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े व्यक्ति मिलेंगे। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो किसी और क्षेत्र में काम कर रहे होंगे और उन्होंने महत्वपूर्ण रेखांकित करने योग्य आलोचना कर्म किया होगा, वरना दुनिया की किसी भी भाषा में ये संभव नहीं। आप हिंदी के बारे में सोचिए, आप अपने सभी बड़े आलोचकों का नाम लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम जी सुंदर दास, जयदेव नारायण शाही, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, किसी का नाम उठाइए आप, ये जी सब विश्वविद्यालयों में रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय वो जगह है जहां एक तरह से आलोचना के लिए वो उर्वर प्रदेश, आलोचना के लिए उर्वर प्रदेश, वो लगातार जिरह होती है विद्यार्थियों के साथ, तो वहां आलोचना आकार लेती है। और हिंदी की जो एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बार बार उद्धृत किया जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी आलोचना विद्यार्थियों के हित के लिए लिखी गई थी, जी यानी कि उसका सारा उद्देश्य अकादमिक था। तो हिंदी जी आलोचना का तो जन्म ही अकादमिक उद्देश्य के लिए हुआ है। जी वो अच्छी आलोचना हो ही नहीं सकती जो अकादमिक क्षतिपूर्ति न करती हो, जो अकादमिक जीवन के लिए कुछ श्रेष्ठ न जोड़ती हो, वो अच्छी आलोचना नहीं हो सकती। पुस्तक समीक्षाएं अलग चीज हैं, वो एक अलग चीज है, वो मैं लिखूं, आप लिखें, कोई लिखें, वो आलोचना का ट्रेनिंग है, आलोचना की मतलब आरंभिक ट्रेनिंग है। लेकिन मुकम्मल रूप से जिसे हम आलोचना कहते हैं, वो चाहे सैद्धांतिक हो या
उसका व्यवहारिक पक्ष हो, वो अनिवार्य रूप से अकादमिक होती है, उसको अकादमिक होना ही चाहिए। अशोक वाजपेयी जी आलोचक हैं, लोग भूल जाते हैं कि अशोक वाजपेयी भी अध्यापक थे आईएएस होने से पहले, जी 3 वर्ष अध्यापक थे। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं जो अध्यापक नहीं रहे, विजय कुमार अध्यापक नहीं रहे लेकिन अच्छी आलोचना लिखी है उन्होंने कविता की। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन पीएचडी की उन्होंने, याद रखना चाहिए कि विजय कुमार नौकरी, लेकिन उन्होंने पीएचडी की, पीएचडी ट्रेनिंग है एक तरह की, आलोचक बनने की, पढ़ने की ट्रेनिंग है पीएचडी। तो विजय कुमार जी ने भी पीएचडी की थी सातोत्तरी हिंदी कविता पर। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी आलोचक आते हैं, कहीं ना कहीं अकादमिक परिसर से उनका एक गहरा जुड़ाव होता रहा है और वही हस्तक्षेप भी कर पाए हैं। तो हर आलोचना अपने निर्णायक रूप में अकादमिक ही होती है, अगर वो नहीं है तो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, आपने वो जो लाइन कही ना कि आलोचना जो है विश्वविद्यालय के उर्वर प्रदेश है, तो वो ही सबसे सटीक है। बिल्कुल खैर हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इतिहास से लेकर, शायद ये जटिल लगे सर, फिर भी इतिहास से लेकर वर्तमान तक साहित्य में खेमेबाजी रही है। वैचारिक आधार से लेकर स्थानीयता, प्रादेशिकता के साथ साथ जातीय समीकरण भी केंद्र में रही है। ऐसे में आलोचना भी अछूती नहीं है। इस संदर्भ में आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है और ये होता ही रहा है। खेमेबाजी तो बहुत चरम पर रही है एक दौर में, बल्कि एक संगठन के भीतर की आपसी खेमेबाजियां भी रही हैं। रामविलास शर्मा जो बड़े आलोचक रहे और प्रातः स्मरणीय हैं, हम सब उनसे सीखते हैं और सीखते रहेंगे, कई पीढ़ियां सीखेंगे उनसे। लेकिन एक समय था कि जब वो मार्क्सवादी यशपाल और रांगे राघव को भी उन्होंने नहीं बख्शा, क्योंकि वो उनकी रुचि के लेखक नहीं थे। हालांकि झूठा सच की प्रशंसा की थी उन्होंने, लेकिन मुक्तिबोध को लेकर के उन्होंने एक लंबी, मतलब एक पूरी किताब कह सकते हैं कि लिख दी उन्होंने। जबकि मुक्तिबोध उनको अस्तित्ववादी सिद्ध करते रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आग्रह दुराग्रह तो हिंदी आलोचना में होते ही रहे हैं। और जो हिंदी के लेखक संगठन हैं, सभी लेखक संगठनों के अपने कवि हैं, अपने आलोचक हैं। उन लेखक संगठनों के जो कवि हैं वो अपने आलोचकों से जुड़े हैं, उनके आलोचक उन्हीं को कवि मानते हैं जो उनके संगठन में है। औरों से दोस्ती रखेंगे, बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में बात नहीं। तो जब एक ऐसे समय में जब कवि किसी संगठन का हो जाए, आलोचक किसी संगठन का हो जाए, तो बहुत मुश्किल मामला बन जाता है। लेकिन ये दुखद है और पिछले कम से कम 100 वर्षों से तो हिंदी में ये हो ही रहा है और अब भी हो रहा है। आप देखें, और जातिगत आग्रह भी होते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातिगत आग्रह भरपूर रहा है लोगों में, लेकिन इन सब के बीच अच्छा भी लिखा गया है, श्रेष्ठ भी लिखा गया है। वो श्रेष्ठ का नतीजा था कि रामविलास शर्मा प्रेमचंद के लिए आगे आते हैं, भारतेंदु के लिए आगे आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आगे आते हैं और बड़ा काम करते हैं। जी रामोहर सिंह आगे आते हैं और वो धूमिल को स्थापित करते हैं, मुक्तिबोध के लिए काम करते हैं। बहुत सारे विजय देव नारायण शाही आते हैं और एक लंबी बहस खड़ी करते हैं। तो इन तमाम जातिगत और खेमेबाजी के आग्रहों के से अलग भी बहुत निर्णायक कार्य किया है लोगों ने, और वही हम लोगों के काम की चीज है। जी अब सर अगला इसी विषय में, अगर जैसे अभी आप जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर हम साहित्य के उर्वर भूमि को देखें तो अगर खेमेबाजियां रहीं तो फिर सम्यक मूल्यांकन तो हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये खेमेबाजियां खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि कहा जाता है कि जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा विकृत होने के बजाय हम ज्यादा कुंठित क्यों हो रहे हैं? ये वही है दरअसल सुनीता जी, जब भी ये शायद मनुष्य स्वभाव की दिक्कत है कि वर्चस्व की आकांक्षा जब तक रहेगी खेमेबाजियां रहेंगी। ये वर्चस्व की आकांक्षा है जो खेमेबाजी को प्रोत्साहित करती है कि हम 25 लोगों का एक गुट बना लेंगे और राष्ट्रीय हो जाएंगे। हाँ, 5 लोग बैठेंगे, एक संगठन बना लेंगे और कहेंगे अब राष्ट्रीय हैं हम, और किसी को पसंद रहेंगे कि वो राष्ट्रीय हैं। और अब ये जो सोशल मीडिया आ गया है, ये तो राष्ट्रीय बना ही देता है, राष्ट्रीय बना ही देता है। तो इसमें ये अंतरराष्ट्रीय भी बना दे रहा है सर। हर कविता, हर कवि के लिए कहा जाने लगा है कि आपकी कविता तो वैश्विक है, भले वो वैश्विकता की क्षमता न रखती हो, लेकिन वैश्विक है। मेरा तो ये बराबर मानना है सुनीता जी कि किसी भी रचना को प्राथमिक रूप से बहुत मजबूत ढंग से स्थानीय होना चाहिए पहले।
पहले। जी अगर वो ठीक ढंग से स्थानीय होगी तो अनिवार्य रूप से वो वैश्विकता के तत्व ग्रहण कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल सहमत जी। मेरा अगला सवाल है सर, अकादमिक भी जुड़ा हुआ है इसमें, और क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, आप लोग कोर्स भी डिज़ाइन करते रहते हैं, तो मेरा सवाल थोड़ा उसी तथ्यों को लेकर है। आज बहुत सी कविताएं जो हैं प्रतीकों में लिखी जाती हैं। यदि ऐसी कविताएं सिलेबस में लगें तो क्या बच्चे ठीक से समझ पाएंगे? शिक्षक उनकी सही व्याख्या कर पाएंगे? जबकि उसको लिखने वाला कभी भी उसके बारे में कई बार ठीक से व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं। तो दूर दराज के जो शिक्षक एक सीमित दायरे में रहते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सही तरीके से बच्चों को संप्रेषित कर पाएंगे? यह एक शिक्षक और विद्यार्थी के सामने चुनौती की तरह है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें दो तीन बातें हैं सुनीता जी। जी मैं मानता हूं कि कविता प्रथमतः और अंततः एक कला माध्यम है, इसलिए वहां जी कला तो होनी चाहिए। जी कविता में जी अगर कला नहीं है तो फिर कविता क्या है? मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कलाबाजी खेलते रहें। क्योंकि हमारे वहां यह भी कहा गया है कि जहां बहुत अधिक कला होगी वहां जीवन नहीं होगा, है ना? और यह भी जी माना गया है कि कला जो है वो कला के लिए नहीं, जीवन के लिए होनी चाहिए। तो ये बराबर मानना है कि देखिए, कविता में एक निश्चित कलात्मकता तो अनिवार्य है। अब बहुत अधिक अगर कोई मतलब उसमें प्रयोग करता है या करती हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन एकदम सपाट ढंग से भी कविता नहीं लिखी जानी चाहिए। कई बार कुछ सपाट कविताओं का महत्व बनता है, आंदोलन के दिनों में महत्व बनता है उनका, कोई लड़ाई लड़ी जा रही हो तो बनता है। लेकिन अगर कविता के विकास की दृष्टि से बात कीजिएगा तो मुझे लगता है कि कवियों को प्रयोग करना चाहिए, और उस प्रयोग में उसके कला तत्व को महत्व देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये शिक्षकों का दायित्व है कि वो अपने को निरंतर मांझें, वो अपने जी को तैयार करें ऐसी कविताओं को पढ़ाने के लिए। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं नहीं पढ़ा पाते हैं लोग, मुश्किलें आती हैं लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं शमशेर सिंह बहादुर सिंह की कविताओं को। तो हम सब लोगों को जो अध्यापक हैं, हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी कलात्मक दृष्टि का विकास करना चाहिए, ताकि हम लोग थोड़ी जटिल, मुश्किल कविताओं को, जिनमें प्रतीकों, बिंबों या मतलब कहें कि व्यंजना और लक्षणा में बात की गई है, उनके उनकी मतलब उनको समझ पाएं और समझा पाएं। अभिधा में अच्छी कविता होती है, लेकिन अभिधा का मतलब सपाट गद्य नहीं होता है। ये समझना चाहिए सबको। या गीत में भी बहुत सपाट ढंग से अगर कोई गीत हो तो वो अपनी व्यंजना नहीं छोड़ पाता है। गजलों में अगर बहुत सपाट ढंग के शेर हों तो व्यंजना नहीं छोड़ पाते हैं। तो हम सबको निरंतर अपने को मांझना चाहिए। अब नौकरी पाने के बाद अगर कोई नहीं पढ़ता है तो ये उसकी मुश्किल है ना, कविता की मुश्किल थोड़े है। अब कवि जी इसलिए थोड़े आसान कविता लिख देगा कि मास्टर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कवि तो अपना जी काम करेगा कविता ही। का तो मीटर सेट रहेगा ही, और उस मीटर से कविता तो बाहर कवि जाने तो पर अपना काम शायद करेगा, गुरुजी लोगों को अपना काम करना चाहिए। जी। कि वो लोग ठीक नरेश है सक्सेना जी कहते हैं कि कविता से सजा भी हो सकती है, और कविता लिखने के लिए संगीत का संस्कार भी जरूरी ये है। तो संगीत का जी, उनका यही है कि उसमें एक परसाई जी ने रिदम कहा तो था, होना ही चाहिए। ये एक परसाई रिदम जी तो ने होना। कहा था, सुनीता जी, परसाई जी जी ने कहा था कि दरअसल जो सज्जन गए उनके पास, उन्होंने अपनी कविता दिखाई और उन्होंने कहा कि क्या इस कविता पर पुरस्कार मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कविता पे सजा भी मिल सकती है। जी उन्होंने कहा कविता जो है पुरस्कार ही नहीं दिलाती है, सजा भी दिलाती है। सजा भी और दिलाती, बिल्कुल। तमाम श्रेष्ठ कविताओं ने लोगों को सजा दिलाई है। नाजिम हिकमत जेल गए। जी आ, जी बहुत फिर सारे लोग गए हैं समय हमारे अपने समय पर देश भी। में हमारे अपने देश में स्वाधीनता आंदोलन में जो बहुत सारे कवि जेल गए, वो कविता लिख के ही तो गए। जी कहानियां और उपन्यास लिख के ही तो गए जेल ना, क्योंकि सत्ता जी अपनी आलोचना पसंद नहीं करती है। सत्ता को तो जो है अपने स्वर में स्वर मिलाने वाले लोग चाहिए। जी 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 जी। अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये अकादमिक भी था, और जी सवाल में पहले भी मैं ऐसा पूछ चुकी हूँ, लेकिन उसका आधा हिस्सा मुझे लगता है कि आप से और जान लेना चाहिए मुझे।
आप कवि और आलोचक दोनों को कैसे साधते हैं, जबकि कविता हृदय की भाषा है जिसमें भावनाओं का ज्वार शामिल है। वहीं आलोचना दृष्टि, दृष्टिकोण और तत्व तलाश की शैली है। ऐसे में संतुलन बनाना सरल नहीं है। फिर भी आप संतुलन बनाकर चल रहे हैं, तो यह कैसे संभव है? अब तो वह बड़ा कला मुश्किल बताइए, सवाल है। कैसे साध रहे हैं, बहुत ताकि जो मुश्किल लोग इस सवाल है। और ये बाधा तो आती है। और देखिए, मैं तो भी मतलब हम लोग तो लिख रहे हैं। मेरे जैसे लोगों के सामने तो मुक्तिबोध जैसा बड़ा व्यक्ति है, जो महान जिनसे महान कविता भी संभव हुई, महान आलोचना भी संभव हुई, अज्ञेय है हमारे सामने। जयशंकर प्रसाद ने बहुत थोड़ा सा वैचारिक गद्य लिखा है, आलोचनात्मक गद्य लिखा है, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। निराला ने लिखा है, पंत ने लिखा है। तो हमसे पहले विजय कुमार जी का मैं नाम ले रहा था कवि आलोचक के तौर पर, उन्होंने काम किया। बहुत सारे कवियों ने अच्छी आलोचक, विजयदेव नारायण शाही बहुत अच्छे कवि और बड़े आलोचक, मलयज कवि और आलोचक दोनों थे। तो मुझसे पहले बहुत सारे कवियों ने ये किया है। और जैसा मैंने आरंभ में किया है कि कई बार जब कवि या कथाकार आलोचना लिखने लगे, तो समझिए कि समय अच्छा नहीं चल रहा है और आलोचकों का अभाव है। कवियों को खुद मतलब ये काम करना पड़ रहा है, कथाकारों को खुद काम करना पड़ रहा है, यानी अभाव की पूर्ति करना पड़ रहा है। तो क्षतिपूर्ति की तरह। अभाव, मैं बैलेंस तो नहीं बनाता। मैं कविता को लेकर जो सोचता हूं, उसी ढंग की आलोचना भी लिखता हूं, उसी ढंग से सोचता हूं आलोचना के बारे में भी। और मैंने मेरी आलोचना की मतलब एक तरह से प्रारंभिक पाठशाला तो प्रेमचंद का साहित्य रहा, कविता नहीं रही। जी। मैं कवि रहा, कविताएं लिखता रहा, लेकिन जब मैं आलोचना की ओर आया, तो आरंभिक तौर रूप में मैंने प्रेमचंद पर ही लिखा। और जी। मेरा जो पहला कह सकते हैं कि लेख, बड़ा लेख, जो लोगों को पसंद आया था, आज से लगभग 27-28 साल पुरानी बात हो गई वो मैंने राम की शक्ति पूजा और गोदान को आमने सामने रख करके एक लेख लिखा था। वो मेरी किताब में है, भारतीय समाज राष्ट्रवाद और जी। प्रेमचंद की जी। किताब है, जी है। में वो जी। निबंध है। तो प्रेमचंद का साहित्य मेरे लिए आलोचना की पहली पाठशाला के रूप में आया, कि उसको मैं समझ सकूं और अगर समझा सकूं तो भी। उनके वैचारिक गद्य को पढ़ते और समझते हुए भी मैंने आलोचनाएं लिखी और काम किया। तो बराबर ये मेरा मानना रहा कि मैं साहित्य के बारे में जो सोचता हूं, मुझे जो लगता है कि एक कहानी को, एक कविता को, एक उपन्यास को, जो साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व और राजनीतिक भी, जो तीनों तरह के दायित्व हैं, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन दायित्वों के निर्वाह के बारे में जो मैं सोचता हूं कि कविता को करना चाहिए, वही चीज मैं आलोचना में भी लेकर आता हूं। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने एक अपनी किताब का नाम ही रखा था आलोचना का मानुष मर्म। जी, मानुष मर्म। मैं सिर्फ कविता में मानुष मर्म या मानुष राग की बात नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आलोचना का भी ये काम है कि वो मानुष मर्म की पहचान करे। अगर कोई आलोचना मानुष मर्म की पहचान नहीं कर पाती, अगर वो मनुष्य के राग विराग को ठीक ढंग से रेखांकित नहीं कर पाती, तो अच्छी आलोचना नहीं हो सकती। आप सिर्फ भाषा पर बात करके, सिर्फ संरचना पर बात करके आलोचक नहीं बन सकते। वो एक हिस्सा है इसका। मूल बात तो ये है कि आलोचक रचनाकार के मानुष राग की व्याख्या कर पाया है या कर पाई है कि नहीं, जी। ये अधिक अब महत्वपूर्ण है। और बैलेंस में बिल्कुल नहीं बनाता। कई बार हो सकता है कि मेरी आलोचना मेरी ही कविता पे सवाल खड़ा कर दे, ऐसे भी कुछ पहलू हो सकते हैं। मेरी जी। आलोचना में कुछ ऐसी भी चीजें भी हो सकती हैं कि कोई किसी दिन उनको अंडरलाइन करके मेरी ही कविता सामने रख के कह दे कि देखो ये तो फेल है। सर, उस संदर्भ को लेकर चलेंगे तो हमें कई और लंबे बात करनी होगी, उसको हम कभी फिर करेंगे। जी जी अब हम जी। कुछ दोस्त मित्रों के भी सवाल ले लेते हैं। ललित मोहन जोशी जी का सवाल है, आवश्यक नहीं कविता विरोधी ही हो, कविता की आपकी परिभाषा क्या है? ललित जी ने, मुझे लगता है कि इसको पूरा नहीं सुना। मैं कविता के विरोधी होने की बात नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि सत्ता के प्रत्याख्यान में होती है कविता। मनुष्य विरोधी तो हो ही नहीं सकती कविता। यानी विरोध अगर सिर्फ कहेंगे, कविता अनिवार्य रूप से मनुष्य से प्रेम की चीज है। और बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य शुक्ल कर गए हैं कविता की, कि कविता
शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का साधन है। इसी को भाषा बदल के मैं कह सकता हूं कि कविता, अच्छी कविता वह है जो हमारे भीतर के दबी हुई मनुष्यता को उजागर कर दे, हमारे भीतर के दबे हुए अच्छे भावों को उजागर कर दे, हमारे मानुष राग को हमारे होठों पर, हमारी आंखों में ला दे, हमारे काम में ला दे कि हम कोई निर्णय लें तो हमारा मानुष राग उस निर्णय में कहीं दिखता रहे। अच्छी कविता मानुष राग को जगाने का काम करती है, हमें बेहतर मनुष्य बनाने का काम करती है। यही अच्छी कविता का दायित्व होता है। और वही जो केदार जी कहते हैं कि सीकरी और कविता में तो कभी पटी नहीं। जी, पट भी नहीं सकते। अच्छा है न पटे। जी, पट भी नहीं सकते। जी जी जी। अगला सवाल इन्हीं का है, ललित मोहन जोशी जी का ही। किसी के लिए राजनीति सच्ची समाज सेवा हो सकती है, किसी और के लिए धंधा। क्या एक राजनीतिज्ञ सच्चा कवि नहीं हो सकता? देखिए, ऐसा है कि ये कहीं नहीं कहा गया है कि एक राजनीतिक सच्चा कवि, पाब्लो नेरूदा राजनीतिक व्यक्ति थे और बड़े कवि हुए दुनिया के। हमारे अपने वहां आप याद करिएगा, प्रेमचंद राजनीतिक व्यक्ति हैं और बड़े कथाकार बनते हैं। आप कई लोगों को याद करिएगा, सिर्फ एक को नहीं। अभी तो मैं नाम ले रहा था, रघुवीर सहाय, वो लोहियावाद से जुड़े हैं, बड़े कवि बनते हैं। विजयदेव नारायण साहिब, विजयदेव नारायण साहिब तो बाकायदा मतलब कम्यून के सदस्य थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ा राजनीतिज्ञ है वो बड़ा कवि नहीं हो सकता। श्रीकांत वर्मा, मैंने उदाहरण दिया, आपने इसी बातचीत में दिया कि श्रीकांत जी कांग्रेस के महासचिव रहे, राष्ट्रीय महासचिव थे, सांसद रहे राज्यसभा के, और बड़े कवि तो थे ही हमारे समय के। तो ये कहीं नहीं है कि बड़ा राजनीतिज्ञ बड़ा कवि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि कविता राजनीतिज्ञों के रास्ते में जब वो व्यवहार में उतरते हैं तो बाधा की तरह दिखने लगती है उनको, क्योंकि वो बार बार उनको सचेत करती है कि तुम गलत निर्णय ले रहे हो, तुम महात्मा गांधी के अंतिम आदमी के बारे में निर्णय नहीं ले रहे हो, तुम तो किसी और को ध्यान में रख के निर्णय ले रहे हो। और तब राजनीतिज्ञ को दिक्कत महसूस होने लगती है कविता से, उसका कवि उसे परेशान करने लगता है। और हमारा समय जटिल हो गया है ललित जी, तो इसलिए आज के दौर में तो ये मुश्किल है। बीपी सिंह ने भी कविताएं लिखी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कविताएं लिखी, मोदी जी का एक कविता संग्रह गुजराती में छपा हुआ है। तो ये कहीं नहीं है कि राजनीतिज्ञ कवि नहीं हो सकते। जी, मीनाक्षी जोशी जी, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। मीनाक्षी जोशी जी पूछ रही हैं, फेसबुक पर कविताओं की अभिव्यक्ति क्या भविष्य में प्रकाशकों और आलोचकों की महत्ता को कम करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो परिसर बढ़ाने का मामला है। देखिए क्या है कि फेसबुक हो, ब्लॉग हो, ये सब तो हमारा परिसर बढ़ाते हैं। देखिए हर आदमी किताब नहीं खरीद पाता, पेपर बैग की किताब भी 200 रुपए की मिलती है, 150 की मिलती है। हर आदमी अमेजन पे नहीं जा सकता, नहीं होती स्थितियां। तो ऐसे लोगों के लिए फेसबुक, कविता कोश, कोई भी इस तरह की वेबसाइट खुराक की तरह होती है, और ये कविता या साहित्य के परिसर को बढ़ाते हैं, उसको संकीर्ण नहीं बनाते हैं, ये विस्तार करते हैं उसको। जी, आनंदा पाटनी जी अमेरिका से पूछ रही हैं, क्या अकादमिकता आलोचना का मुख्य आधार है? बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए आप देखिए, मैंने कहा ना कि पुस्तक समीक्षाओं को छोड़ दीजिए सुनीता जी, तो आप आलोचना की किसी भी महत्वपूर्ण कृति को उठाइए और बताइए कि उसका उद्देश्य क्या रहा होगा लिखने का। जायसी पर जब आचार्य शुक्ल लिख रहे थे तो विद्यार्थी दिमाग में थे। अभी आज की तारीख में जब कोई कबीर पर बात करता है, जब कोई सूरदास पर बात करता है, मुक्तिबोध पर बात करता है, तो वो सामान्य पाठक के लिए नहीं बात करता है, वो विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए ही बात करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वहीं पर जाएंगी चीजें। तो पुस्तक समीक्षाएं तो ठीक है, अपनी दुनिया है उनकी, लेकिन कोई भी बड़ा आलोचनात्मक कार्य प्रथमतः भले ही ना हो, अंततः तो अकादमिक महत्व का ही होता है और उन्हीं के काम की चीज होता है। जी, पंखुरी सिन्हा जी आपसे पूछना, सवाल के तौर पे टिप्पणी चाह रही हैं। प्रयोग कर रही लेखिकाएं, बहुत खूब प्रयोग कर रही लेखिकाएं नई समस्याओं को आवाज दे रही हैं, जैसे स्पेस की चाहत स्त्री की, इस पर कुछ कहें। जी, बिल्कुल प्रयोग कर रही हैं स्त्रियां। और मैं कह रहा था
सुनीता जी ना कि मैंने कई साल पहले जब ये पुस्तक लिखी थी विचारधारा नए विमर्श और समकालीन कविता, जी तो मैंने एक पद गढ़ा था, साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र रचने का कोशिश। तो ये प्रयोग से ही संभव हुआ है। जो स्त्री कवि आई हैं, कथाकार आई हैं, इन लोगों ने पितृसत्ता को कटघरे में खड़ा किया है, ऐसे सवालों को सामने रखा है जो पहले बड़े उदार लगते थे। लगता था कि यह जो कोई पुरुष कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। उसको भी क्वेश्चन मार्क कर दिया है स्त्री विमर्श ने कि ये उदारता नहीं है, ये तो चालाकी है, एक तरह की चालाकी है। तो जी तमाम तरह की पितृसत्ता की चालाकियों को स्त्री विमर्श ने, स्त्री कवियों ने, कथाकारों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो इससे नई समझ का विकास हुआ है। जो नए लड़के आए हैं, जो उनको ये समझ में आया है कि नई स्त्रियां क्या चाहती हैं, जो नई बच्चियां आई हैं, जो धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ेंगी, उनकी इच्छा वैसी ही नहीं है जैसी उनकी माँ की इच्छा है। मेरी बेटियां जो हैं वैसे ही नहीं सोचती जैसे मेरी पत्नी सोचती हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये जो नई जो कवित्रियां आई हैं और कुछ पुरुष कवि भी आए हैं, तो जो प्रयोग कर रहे हैं उससे न सिर्फ स्त्रीत्व का मानचित्र बड़ा हुआ है, बल्कि कह सकती हैं कि पूरी भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। और हो सकता है 25-50 साल में एक निर्णायक परिवर्तन आए, तो इन कवित्रियों को भी उसका थोड़ा सा श्रेय तो मिलेगा ही। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ कविता नहीं बदलेगी समाज को, उसमें राजनीति भी बदलेगी, उसमें सामाजिक आंदोलन भी बदलेंगे, सांस्कृतिक आंदोलन भी होंगे, सब चीजों से मिलकर बदलेगा। लेकिन कविता और कहानियों की भूमिका रहेगी उसमें। जी, क्या लेखन के परिसर में स्त्री या पुरुष सभी लोग बहुत लिख रहे हैं, ये वाकई में बहुत सुखद है। हाँ, इस समय इसको तय करेगा कि किसके लेखन में कितना दम है, टिकेगा वही जिसमें कुछ भाव बोध होगा और बिल्कुल समाज की बिल्कुल भूमि भी होगी। जी। सर आपसे एक अगला सवाल है कि आप चूंकि कवि और आलोचक दोनों ही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक कवि को अपने समकाल से क्या अपेक्षाएं होती हैं? आ, दो इसके मैं दो उत्तर देना चाहूंगा सुनीता जी। जी जी एक कवि के तौर पर तो जब कोई कविता लिख रहा होता है कवि या कोई आलोचक आलोचना लिख रहा होता है, तो उसके सामने अपना समकाल एक प्रश्न की तरह खड़ा होता है। क्योंकि जी अंततः कोई भी डिबेट जो है, कोई भी जो बहस होती है, वो अपने समय को केंद्र में रखकर ही होती है। जी तो जब कविता या आलोचना लिख रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि ये जो कविता आई है या जो मैं आलोचना लिख रहा हूं, ये हमारे समय में कोई हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि बैठे ठाले का काम है, सिर्फ मनोरंजन, मतलब ये दिमागी कसरत का मामला है, वो तो नहीं है। कोई कुछ होगा कि नहीं, कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं इस कविता या आलोचना से, तो समकाल से एक तरह से मुठभेड़ करने का मामला होता है। दूसरा, अपने समकाल से उम्मीद यह रहती है कि जो उस समकाल में लोग हैं, वे लोग अधिक उदार बने, दूसरों के कष्ट को समझें, दूसरे के मन को समझें, और थोड़ा साहित्य की ओर आए, थोड़ा संस्कृति की ओर आए। क्योंकि जब तक समाज साहित्य और संस्कृति की ओर नहीं आएगा, वह पूरी तरह बदल नहीं सकता है। समझ रहे हैं? जी सिर्फ जी राजनीति समाज को नहीं बदल सकती। जिस तरह साहित्य समाज को नहीं बदल सकता अकेले, वैसे राजनीति भी अकेले नहीं बदल सकती। वैसे ही सांस्कृतिक आंदोलन भी नहीं बदल सकते पूरी तरह से, सब मिलकर बदलेंगे। तो एक कवि के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर, मैं या कोई भी सर्जक अपने समकाल से सकारात्मक होने की उम्मीद रखता है कि समकाल सकारात्मक रहे। और वही जो आपने कहा था, खेमेबाजियां कम हो हमारे समकाल में, थोड़ा जातिगत विद्वेष कम हो हमारे समकाल में, जी और हम लोग जी एक बेहतर समाज बनाएं जहां पर मनुष्य होने से हमारी पहचान तय हो, न कि फलाना हमारा सरनेम देखकर हम पहचान न तय हो। जी, अब इस संदर्भ में फिर आपकी वही कविता का मैं जिक्र करूंगी, अलक्षित है बेगमपुरा। तो जी कुछ जी भी जी अलक्षित ना रहे, जैसे बेगमपुरा अलक्षित रह गया तो कुछ भी अलक्षित ना रहे। एक सवाल, एक चीज और अक्सर आलोचना के संदर्भ में कही जाती है, लेखक भी लिखते रहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि आलोचना के परिप्रेक्ष्य में अक्सर देखा जाता है कि हम आलोचक से सेलेक्टिव न होने की बात करते हैं, जबकि लेखन में सेलेक्टिव और कलेक्टिव पर बात होती है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नहीं, क्या कहते हैं सुनीता जी, आलोचक को तो सेलेक्टिव होना पड़ता है।
अब उसके सेलेक्टिव होने का प्रतिमान क्या है, ये महत्वपूर्ण मामला है कि उसके सेलेक्टिव होने का मामला खेमेबाजी है या उसके सेलेक्टिव होने का मामला रचना की गुणवत्ता है। जी अगर रचना की गुणवत्ता के आधार पर कोई आलोचक सेलेक्टिव है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन अगर खेमेबाजी के आधार पर कोई आलोचक सेलेक्टिव है तो जाहिर है कि उसकी आलोचना की जानी चाहिए, निंदा भी की जा सकती है उसकी, है? तो जी सेलेक्टिव होना अच्छी चीज है रचना की गुणवत्ता के आधार पर। जी हाँ, मैं कई बार सुनती रही हूँ अक्सर कि कवि को सेलेक्टिव होना चाहिए, कहानीकार को सेलेक्टिव होना चाहिए, उपन्यासकार को, तो आलोचक को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बिल्कुल भाई? उसकी बिल्कुल भी होना तो चाहिए, अपनी सीमा बिल्कुल और होना क्षमता चाहिए, है। गुणवत्ता के आधार पे होना चाहिए, गुणवत्ता के आधार। बिल्कुल। भले ही हम डॉक्टर सुनीता को न जाने, लेकिन डॉक्टर सुनीता ने एक अच्छी कहानी लिखी है और मुझे लगता है कि ये कहानी हस्तक्षेप कर रही है तो मुझे उसकी चर्चा करनी चाहिए। ये नहीं देखना बिल्कुल। चाहिए कि सुनीता मुझसे परिचित है कि नहीं और फलाने वाले गुट में है कि नहीं जिसमें मैं भी हूँ। जी, बिल्कुल। सुभाष नीरव जी एक सवाल कर रहे हैं आपसे, मैं उनका सवाल ले लेती जी। हूँ। किसी अन्य भारतीय भाषा की कविताएँ जब अनुदित होकर हिंदी में आती हैं, तब कविता पर तो कोई बात होती है, अनुवाद या कहें अनुवादक पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? ये एक दुखद प्रश्न है। अभी सुभाष नीरव जी ने एक पंजाबी के बहुत अच्छे कवि हैं सरबजीत, उनकी कविताओं का अनुवाद किया है और मैंने उसका फ्लैप लिखा है और अभी जी, छप के आई। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो पंजाबी के कवि और बहुत अच्छा अनुवाद किया है सुभाष जी ने उसका। ये जी, दुखद पक्ष है कि अच्छे से अच्छे अनुवाद के बारे में भी अगर कोई टिप्पणी होती है तो एक पंक्ति में उसको निपटा दिया जाता है कि अनुवाद बहुत अच्छा है, इसमें बहुत प्रवाह है, ना इत्यादि वाक्य लिख करके खत्म करिए। बात होनी चाहिए। सुभाष जी, मैं आपसे सहमत हूं इस पर कि दूसरी भाषा से कोई रचना आए तो उस रचना की गुणवत्ता पर तो बात होनी चाहिए, उस अनुवादक और उस अनुवाद पर भी बात होनी चाहिए कि उसने किस तरह दूसरी भाषा की उस रचना को हिंदी में लाकर उसे हिंदी का बना दिया है, बल्कि हिंदी के मिजाज में ढाल दिया है, हिंदी के मुहावरे में ढाल दिया है। तो इसके लिए तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उस पर बात की जानी चाहिए। जी जी, इनका सवाल बहुत मौजू है, लेकिन इसी सवाल से एक सवाल और पैदा होता है सर, कि जो लोग मूलतः इन्होंने तो बहुत आलोचना अनुवाद पे काम किया, इन्होंने पंजाबी कहानियों का भी 4 जी सेट तैयार किया, वो जी जी मैंने जी उसका जी अध्ययन जी भी जी किया है। जी जी बहुत शानदार इन्होंने अनुवाद किया है सुभाष नीरव जी, और निरंतर कर रहे हैं, अनुवाद में इनका बड़ा काम है। लेकिन एक चीज और देखा जाता है सिर्फ कविता के परिप्रेक्ष्य में, कि जो अनुवाद करते हैं कवि या नए नए लोग अनुवादक बनते हैं, फिर वो अचानक कविता लिखते हैं तो उनके कविताओं में वो अनुवाद की प्रति छाया रहती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। जी जी जी, वो प्रतिछाया मुझे बहुत खटकती है सर। जी जी मुझे जी बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत खटकती है जी कि जी मतलब मैं मूल को ज़्यादा ध्यान रखूँ या उसके अनुदित पक्ष को ध्यान रखूँ। खैर, अगला सवाल है, आई थिंक मैं इसके बाद में सवाल जवाब को थोड़ा-सा ब्रेक भी दूँगी। क्या आज के दौर में वैसे कविता के आलोचक हैं, जैसे पिछली सदी में हुआ करते थे, जो कविता की आत्मा से अक्सर साक्षात्कार करवा देते थे? इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आ, अच्छा लिख रहे हैं लोग, हमारे समय में भी अच्छा लिख रहे हैं लोग। और पिछली सदी के जिन लोगों को हम लोग जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि हम उनके 40 साल या 50 साल के काम के बाद उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उन्होंने जी, 40 साल लिख लिया है, 50 साल लिख लिया, तो फिर हम मानते हैं कि इन्होंने बहुत निर्णायक आलोचनात्मक कार्य किया है। नई सदी में जो आलोचक आए हैं उनको लिखते हुए अभी 10 वर्ष 15 वर्ष हुए हैं या 20 वर्ष जी, हुए हैं, तो अभी जी, इनको समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन आलोचकों का नाम मैंने आरंभ में लिया था उनमें से कई लोग हैं जो कहानियों की, उपन्यासों की और कविताओं की बहुत अच्छी आलोचना लिख रहे हैं, बहुत अच्छी समझ के साथ लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने अरुण होता का नाम लिया था, जितिन गुप्ता का, कमलेश वर्मा का, मृत्युंजय पांडे का लिया था। और बल्कि मैं कहूं कि पिछली सदी के विजय कुमार भी अभी लिख ही रहे हैं, अजय तिवारी लिख ही रहे हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी तो हैं ही हैं, लगातार लिख रहे हैं, तो वो लोग लिख ही रहे हैं। एकदम नए लोग भी जो आए हैं वो बहुत संभावना से भरे हुए लोग हैं। और कुछ लोग तो मतलब सीनियर भी हो गए हैं, अरुण होता वगैरह तो अब सीनियर भी हैं इसमें।
तो उम्मीदें हैं अभी बहुत अच्छा लिखा जाएगा इस सदी में हाँ भी। सर, चूंकि हम लोग जेंडर पे को भी बीच में लेकर आए थे बात करते हुए, तो आलोचना में सिर्फ एक छत्र देखा जाए तो पितृसत्ता का ही है, दूसरा पक्ष खाली खाली नहीं, है। आप देखें तो एक कथा लौती मुझे साहित्य, रोहिणी अग्रवाल नजर आती हैं कथा जी। साहित्य मैं नाम लेने जा रहा था उनका, कथा साहित्य की एक बहुत अच्छी आलोचक है रोहिणी अग्रवाल, और उनसे जी पहले निर्मला जी ने बहुत अच्छा हस्तक्षेप जी किया था, निर्मला जैन ने बहुत अच्छा हस्तक्षेप किया था। अगर आप देखें तो अनामिका जी ने समानांतर जो स्त्री विमर्श की सैद्धांतिकी पर काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सविता सिंह का काम बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री सैद्धांतिकी को लेकर के। और हमारे समय की कुछ और कवित्रियों ने भी फुटकर फुटकर ही सही अच्छा लिखा है। और एक और अच्छी आलोचक दक्षिण से आई थी, हालांकि वो फिर अनुवाद वगैरह में वो व्यस्त हो गई, जी इसलिए अब उनकी आलोचना दिखाई नहीं दे रही है। शांति नायर बहुत अच्छा लिख रही हैं, तो आप स्वयं बहुत अच्छा लिख रही हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसलिए आपका नाम सामने नहीं लिया। और नहीं भी सर, कई हम तो जेन्युइन सवाल किए, क्योंकि आपके तो नहीं, जिह्वा पर बार बार लेकिन लिख रहे पूछ हैं रहा हूँ लोग, यही लोग लिख थे, रहे तो हैं मुझे लोग। लगा कि और एक जेंडर की भी बात आ रही तो क्यों ना उस बात को भी रखा जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, और मुझे तो ये लगता है कि नई सदी में हो सकता है कि स्त्री आलोचक अधिक सामने आए और वो शायद ज्यादा शायद सलीके से बात करें। वैसे आलोचना बड़ा रिस्क का क्षेत्र है, बहुत बहुत भयानक, बहुत खतरा भयानक। खतरा वाला क्षेत्र है। तो हमारे बहुत सारे कवि मित्र ये तो चाहते हैं कि जितेंद्र श्रीवास्तव उन पर लिख दें, लेकिन वो अपने किसी समकालीन पर नहीं लिखना चाहते। क्योंकि बिल्कुल, ये वो बहुत बड़ा संकट है। गुडी गुडी बने रहना चाहते हैं कि भाई जी ठीक है जी कि फलाना जी हम पर लिख देने वाले, हम तो खाली कविता लिखते हैं। क्यों लिखते हैं खाली कविता भाई, आप कुछ लिखिए, गद्य जी वद्य भी लिखना चाहिए। जी। आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही। आपके संग्रह में एक कविता है, वे योद्धा हैं नई सदी के। मुझे जी लगता जी है कि ये सबसे अच्छा नोट होगा इस बात को खत्म करने के लिए। जी वे योद्धा हैं नई सदी के, जो गा रहे हैं नई संस्कृति के सृजन का गीत। जब ये बोलते हैं, हमें महसूस होता है वे हमारा अपमान कर रहे हैं, जबकि वे सदियों की चुप्पी का समापन करते हुए बस मुंह खोल रहे होते हैं। उन क्षणों में वे अकन रहे होते हैं अपनी आवाज का वजन, महसूस रहे होते हैं उसका सौंदर्य, और हम डर जाते हैं। वे हमसे पूछना नहीं, अपने हक का भूगोल स्वयं बताना चाहते हैं। संस्कृति की उपलब्ध सभी टीकाओं को सहज समर्पित करना चाहते हैं अग्नि को। कहीं कोई दुविधा नहीं उनमें। वे नई संस्कृति के अग्र धावक हैं 100%। इन दिनों उनकी वाणी से हो रही अम्ल वर्षा विषाद है उनके पूर्वजों का। उनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम किसी खास से। वे अनंत काल से चलती आ रही गलतियों पर अंतिम ब्रेक लगाना चाहते हैं, भस्म करना चाहते हैं उस चादर के अंतिम रेसे को भी, जो कवच की तरह काम आती रही पुराण पंथियों के। सचमुच वे योद्धा हैं नई सदी के, हमारा विश्वास करीब लाएगा उन्हें। वे हमारे खिलाफ नहीं, वंचना के विरुद्ध हैं। निश्चय ही हमें इस संग्राम में होना चाहिए उनके साथ। मैं बहुत इसको शुक्रिया। आखिरी नोट के तौर पर क्यों लिया, क्योंकि बात हम आलोचना और कविता दोनों के संदर्भ में कर रहे हैं। तो इस कविता में मुझे आलोचना का स्वर बहुत मुखर सुनाई दिया कि हम जो नई सदी के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ गद्य या पद्य की शैली में नहीं हो सकती। दरअसल वो दोनों स्वरों में की जा सकती है। अगर समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आने के साथ चीजें बदल रही हैं, तो आलोचना के टूल भी तो बदलने चाहिए ना। बिल्कुल कविता में भी तो आलोचना हो सकती है। आलोचना का समाजशास्त्री पक्ष मैनेजर पांडे जी लिखते हैं, लेकिन उन्हीं के रहने के दौरान ही देखिए आलोचना का जो समाजशास्त्री परिक्षेत्र है वो बहुत तेजी से बदला है। उनकी आलोचना एक तरफ है और आप सबके समय के आलोचकों की आलोचना की जो दृष्टि है वो बिल्कुल बदल गई है। तो शायद मुझे लगा कि यह कविता उस बात को ज्यादा प्रतिपुष्टि करेगी। आपसे बहुत अच्छी संवाद रहा सर, और लोग लगातार अभी भी आपसे बात सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनके सेहत और अपने खुद का भी ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमने बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि श्रोता और दर्शकों को यह संवाद बहुत रुचिकर लगा होगा, और आपके किताबों के माध्यम से हमने समय और समकाल के तमाम पहलुओं को खोलने की कोशिश की, जिससे यह समय तय कर सके कि हिंदी आलोचना में सिर्फ समकालीन कविता का ही क्षेत्र नहीं आता है, बल्कि साहित्य का पूरा परिसर आता है, जिसके भूमंडल को नापने के लिए
हमें किसी एक खांचे को बांटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि खोलकर समस्त पहलुओं को समझने की जरूरत है। आखिर में आप कोई चलते चलाते कोई टिप्पणी करना चाहें सर? आपको नहीं काफी नहीं, लोग बहुत देख रहे अच्छा हैं तो लगा, बहुत आपसे। अच्छा लगा सुनीता जी, आपने और वंदना जी ने ये बातचीत आज आयोजित की। आपने उसमें आगे बढ़कर यह कार्य किया, तो मैं आपके प्रति, वंदना जी के प्रति आभारी हूँ। और देश विदेश से जो लोग इस संवाद में शामिल हुए, जिन लोगों ने बात सुनी भी और कुछ अपनी बात रखी भी, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और बाद में फेसबुक पर जो लोग इसको सुनेंगे, जो लाइव नहीं सुन सके, उनके प्रति भी अग्रिम आभार व्यक्त करता हूँ कि जी अगर वो चाहें तो जी वहां पर अपनी टिप्पणी लिखें। अगर मुझे भी कुछ सीखने लायक मिलेगा तो जरूर सीखूंगा मैं। जी। मैं अटूट बंधन की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, श्रोताओं और मित्रों को भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। वंदना जी तो इस पूरे कार्यक्रम की पिलर है, वंदना वाजपेयी जी, वही सब कुछ देखती हैं, और जी जी उनके प्रति और पूरी टीम के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आपका शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार।